आज की जो क्लास है ये भी पर्सनल डेवलपमेंट पे, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्वेश्चन शुरू में हमने कुछ दिए थे आप लोगों को, उसी को एक्सटेंड करके ये चैप्टर उसको एक्सप्लेन करता है, इसके बारे में आज डिस्कस किया जाएगा। एक दिन डिस्कशन थोड़ा बहुत इस पर ही हुआ भी था इंटरव्यू स्किल्स पर। तो इंटरव्यू स्किल्स के बारे में आपको जानना बहुत उपयोगी क्यों है? क्योंकि नौकरी के तलाश में अक्सर हम लोगों को बहुत सारे इंटरव्यू देने पड़ते हैं। कुछ लोग ही, बहुत सारे पर्सन्स में से एक आध लोग ही बहुत लकीएस्ट पर्सन होंगे जो फर्स्ट बार इंटरव्यू देने जाते हैं, उनको जॉब उनकी मिल जाती है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के केस में एक से अधिक बार इंटरव्यू फेस करना पड़ जाता है, तब जा कर के कहीं पर सिलेक्शन हो पाती है। अब जब इंटरव्यू में जाते हैं आप, तो इंटरव्यू के दौरान आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस इंटरव्यू में आपने कैसे जवाब दिया है, इंटरव्यू बोर्ड के लोगों को आपने कितना इम्प्रेस किया है, आपके नौकरी मिलने की संभावना उसी पर डिपेंड करती है। इंटरव्यू के दौरान आपके द्वारा दिए गए जवाब ही ये तय करते हैं कि आपको नौकरी मिलने वाली है अथवा नहीं। अगर आप थोड़ा सा नज़र दौड़ाएं, आसपास देखें, तो बहुत सारे ऐसे लोगों को आपने देखा होगा जिनके पास बड़ी अच्छी शैक्षिक योग्यता है, परंतु फिर भी वो फाइनली इंटरव्यू के द्वारा सेलेक्ट नहीं हो पाते। जबकि आपको बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो साधारण योग्यता रखते हैं, परंतु इंटरव्यू की स्किल उनके पास अच्छी थी, जिसके कारण वो फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि इंटरव्यू स्किल का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि आप फाइनली नौकरी के लिए सिलेक्ट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। अब इंटरव्यू में जो एम्प्लॉयर है, इंटरव्यू लेने वाले लोग हैं, वो आपकी मानसिक और आप मानसिक योग्यता के साथ साथ आपकी दक्षता को भी परखते हैं कि क्या आप उस जॉब के लिए सुटेबल हैं या नहीं है। वो ये परखने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको जॉब मिलती है, आपको नौकरी मिलती है, तो आप क्या अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो काफ़ी कुछ ये सब वो आपसे इंटरव्यू के दौरान ही इंटरप्रेट कर लेते हैं और इसकी जानकारी वो पहले से ही पूर्वानुमान लगा लेते हैं इंटरव्यू के दौरान कि कोई कैंडिडेट कितना सुटेबल हो सकता है। अब अगर आप लोग तो ग्रेजुएट के विद्यार्थी हैं, अभी से अपनी नौकरी के लिए आप लोग प्रयासरत होंगे और अपनी जो भी लक्ष्य होगी उसको निर्धारित कर लिए होंगे। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का भी आप लोग पठन पाठन करते होंगे। नहीं भी कर रहे हैं तो आप कोई भी एक पत्रिका का नियमित पाठन करना शुरू कर दीजिए। प्रतियोगिता दर्पण है या बहुत सारे हैं, उसको आप पढ़ सकते हो। उसमें आप एक चीज़ देखेंगे, गौर करेंगे कि अक्सर पत्रिकाओं में जो हाल में रिजल्ट निकला हुआ होता है उसके टॉपर्स की इंटरव्यू निकलती है और उनसे ये पूछा जाता है कि आपसे साक्षात्कार में क्या क्या सवाल पूछा गया और आपने क्या क्या जवाब दिया, कैसे जवाब दिया था। तो आप उसको पढ़िए, उनको अगर पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि इंटरव्यू में जब आप जाते हो तो बोर्ड के सामने आपको कितना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और कैसे अपने को ये दिखाना है कि नहीं, मैं उस जॉब के लिए एकदम सुटेबल कैंडिडेट हूँ और जितने लोग आए हैं उनसे मैं बेहतर हूँ। ये आपको साबित करना होता है, यानी बाज़ार में खुद को आपको सेल करना है, आपकी बुद्धिमत्ता को, आपकी चातुर्य को, आपके प्रेजेंटेशन को, ये सब आपको सेल करना है। वो आपके हाथ में है, इंटरव्यू आपके हाथ में होता है। तो उसके लिए विधिवत अगर तैयारी करके आप जाएंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। क्या क्या टिप्स हो सकते हैं, क्या क्या पूछा जाता है इंटरव्यू के दौरान। कुछ जनरल क्वेश्चंस होते हैं, देखने में भले जनरल लगे लेकिन वो डिसाइड कर देती हैं कि आप उस नौकरी के लिए, उस जॉब के लिए सुटेबल हैं कि नहीं है।
क्या क्या हैं उस पर हम अगले स्लाइड पे देखेंगे। तो बिफोर द इंटरव्यू के लिए अगर आपको कॉल मिलता है कहीं से, तो इंटरव्यू में जाने से पहले आपको क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, किन किन खास बातों पर आपको ध्यान देनी चाहिए, उसको आप देख लीजिए। स्लाइड में सब दिखाया गया है इन पॉइंट्स को। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो डिसाइडिंग फैक्टर का काम करती हैं कि इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन फाइनली होगा या नहीं। तो पहला है डू योर होमवर्क। किसी भी इंटरव्यू में जाएं तो इंटरव्यू में जाने से पहले पूरी होमवर्क करके जाएं कि आप किस पद के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या क्या कार्य उसके करने होते हैं। पता चला कि आपको पता ही नहीं है कि हम जिसके लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस पद की क्या क्या काम होती है। आपसे पूछ दिया कि अगर आपको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो अगर आपको पहले से उस बारे में जानकारी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं बता पाएंगे। इसलिए आपको पूरा होमवर्क करके जाना चाहिए। पहले से थोड़ी उस कंपनी के बारे में या उस इंस्टीट्यूट के बारे में जहाँ पर आपका चुनाव होने वाला है उसके बारे में कुछ जानकारियाँ आप इकट्ठा कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और उसको अगर वो पूछते हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे, और अगर उसका आप सकारात्मक जवाब देते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है, इंटरव्यू लेने वालों को भी, कि नहीं इसको हमारे यहाँ के बारे में काफ़ी कुछ जानकारियाँ हैं। यानी कि वो जान जाते हैं कि हाउ कीन द पर्सनल अबाउट माई इंस्टीट्यूशन। तो अगर उसके बारे में उसको लगता है कि नहीं तुम्हारे अंदर योग्यता है, साथ ही साथ तुम्हारे पास नौकरी करने की चाहत भी है, तो ये सब इम्प्रेस करने के लिए ज़रूरी है कि आपको उनके बारे में अच्छी से जानकारी होनी चाहिए। डू सम रिसर्च, वही रिसर्च और होमवर्क एक ही लगभग है। रिसर्च का मतलब कि कुछ इंटरनेट के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, लोगों से जो पहले इंटरव्यू दिए हों, या उस इंस्टीट्यूट में जो कुछ कोई काम करने वाले आपके परिचित हों, न हो तो आप कहीं से पता लगाइए और उनसे कुछ जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करिए कि भाई जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो क्या चाहते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। थोड़ा बहुत इसके बारे में अगर पहले से आप प्रिपेयर्ड होंगे तो आपका इंटरव्यू निश्चित ही बड़ा इफेक्टिव होगा। रेपुटेशन और नो वेयर यू आर गोइंग, ये सब ठीक ही चीज़ है। मैंने अभी बताया था कि आप कहाँ जा रहे हो, उस इंस्टीट्यूट के बारे में पूरी जानकारी आपको रखना चाहिए। और इंटरव्यू में जब आपको बुलाया जाए तो ऐसा ना हो कि आप भागते दौड़ते हाँफते हुए पहुँचें। जहाँ भी समय जो दिया गया हो, अलॉटेड हो, उससे आप 10-15 मिनट पहले ही आप वहाँ पर पहुँच जाएं। तो 10-15 मिनट पहले पहुँचने का अर्थ ये होता है कि आप अपने को भी संयत कर सकते हैं और अपने जो थोड़ा बहुत अकुलाहट और व्याकुलता होती है, नर्व्स पे कंट्रोल वाली जो बात होती है, अगर आप पहले पहुँच जाएंगे तो वहाँ की इन्वायरमेंट में अपने को ढाल सकते हैं और अपने को थोड़ा सा संयत कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो भले आप अकेले हो, तुरंत आपको नहीं बुलाता, आप जाते हो तो कुछ देर आपको बाहर बैठने के लिए बोल देते हैं वेटिंग रूम में। फिर उसके बाद 10-5 मिनट बाद उनका अटेंडेंट आपको अंदर बुलाता है। आपको भले झुझलाहट हो, अब तो डॉक्टर सब CCTV लगाए रहते हैं, वो देखते रहते हैं, वॉच भी करते रहते हैं कि कौन कितने लोग हैं। उनका यही मतलब है कि जैसे मान लीजिए आप बाइक चला के आ रहे हैं, साइकिल चला के आ रहे हैं, पैदल चला के आ रहे हैं, और उसी समय अगर आप उनके डॉक्टर के पास उनके सीधे टेबल पर बैठ जाएं और वो जनरल ऑब्जर्वेशन जैसे आपकी BP और ये सब नापेंगे, तो यदि आप थोड़ा सा फिजिकल वर्क करके आ रहे होंगे तो निश्चित ही वो ज़्यादा आएगी, जो आना चाहिए उससे ज़्यादा रीडिंग आती है। इसीलिए वो आपको 5-10 मिनट बैठने के लिए रोकने के लिए रोक देते हैं कि आपकी शरीर की धड़कनें आपके काबू में हो जाएं, सब कुछ नॉर्मल आए, रिजल्ट बढ़िया आए। तो ऐसे ही इंटरव्यू में भी अगर आपको फेस करना है तो वहाँ पे आप तय समय से कुछ पहले ही पहुँच जाएं। तो आपको वहाँ के आसपास कितने लोग इंटरव्यू देने आए हैं ये पता चल जाएगा। आपसे पहले जो इंटरव्यू के लिए अंदर गया है, 4-6 लोग अगर अंदर गए हैं, कितने देर में आ रहे हैं, एक जनरल आइडिया मिल जाएगा। तो आपको ये भी समझ सकते हैं कि कितनी देर तक इंटरव्यू चलने वाली है, एक औसत कितना समय दे रहे हैं।
कई बार होता है कि एक इंटरव्यू से कोई कैंडिडेट इंटरव्यू दे के बाहर निकलता है तो बाकी जितने वेटिंग रूम में सब उसको लपकते हैं, दौड़ते हैं, पूछते हैं कि भाई कौन कौन थे और क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये सब जानकारियों का लाभ आप तभी ले पाओगे जब आप समय से वहाँ पर पहले उपस्थित होंगे। पता चला कि आपको 10:10 के अंदर जाना है और ठीक उसी समय आप दौड़ते हाँफते पहुँच पा रहे हैं, तो आप ये सब जानकारियों का लाभ लेने से वंचित रह जाएंगे। इसलिए इंटरव्यू में आपको जब भी मौका मिले आप तय समय से पहले ही कुछ समय निकाल कर वहाँ पर पहुँचिए। और समय से पहले पहुँचेंगे तो बी प्रिपेयर्ड व्हेन यू गो टू द इंटरव्यू। आप अपने को प्रिपेयर्ड पूरा अच्छी तरीके से कर सकते हैं मानसिक रूप से। तो मानसिक रूप से तो यहाँ प्रिपेयर्ड करेंगे इंटरव्यू बोर्ड के सामने, लेकिन उससे पहले बौद्धिक रूप से और जो तैयारियाँ करनी है ये तो आपको पहले से ही तैयारियाँ करनी होती हैं। तो अगर इंटरव्यू में जाने से पहले आप कुछ दिन पहले ही उसके लिए आप प्रयत्न करेंगे और थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई किए होंगे, जानकारियाँ जुटाए होंगे, तो आपका निश्चित ही इंटरव्यू बेहतर होगा। ड्रेस फॉर सक्सेस। इंटरव्यू में जाने से पहले इंटरव्यू बोर्ड में जाते समय ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि कोई तड़क भड़क वाले कपड़े आप पहन के न जाएं। जहाँ तक हो सभ्य और शालीन तरीके के कपड़े आप पहन के जाएं तो इंटरव्यू बोर्ड वाले ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि वो ड्रेसिंग सेंस को भी देख करके अनुमान लगाते हैं साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं इंटरव्यू बोर्ड में कि आप जो है किसी भी जिसके लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जिस पद के लिए देने जा रहे हैं, उसके लिए आप योग्य हैं, उसके प्रति आप कितने अपने को सजग पाते हैं, ये सब कुछ आपकी ड्रेसिंग सेंस भी दिखा देती है। तो अगर किसी का जो ड्रेस है इंटरव्यू का वो जो मानक है उसके अनुसार नहीं है तो वो अच्छा इफेक्ट नहीं डालता है आपके बारे में। गलत परसेप्शन पहले से ही आपकी ड्रेस को देखकर ही वो लगा लेते हैं कि अरे ये तो बड़ा दूसरे किस्म का व्यक्ति है, देखते ही वो बता दें। तो इसलिए आपके जो शर्ट पैंट हैं, टाई हैं या बेल्ट कोट जो भी पहन रहे हो, बाल वाल का भी और शेविंग का विशेष ध्यान दें। गर्ल्स हैं तो गर्ल्स भी अपने ड्रेस का विशेष ध्यान दें। जितनी शालीन आप तरीके से उनके सामने इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाएंगे वो आपके लिए उतना ही पॉजिटिव होगा। अब ये तो इंटरव्यू से पहले की तैयारी है। जब आप इंटरव्यू बोर्ड में के सामने इंटर होते हैं, जब आपको कॉल किया जाता है, जब आपको बुलाया जाता है, तो ये आप मान के चलिए कि सबसे पहले आपसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे। जनरल क्वेश्चन होती है इंटरव्यू बोर्ड में जो लगभग प्रायः 95% हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा कि आप अपने बारे में बताइए। अब अपने बारे में अगर बताने के लिए आपको कह देते हैं, अगर आप तैयार नहीं हैं तो आप लगोगे अपने माता पिता भाई बहन की हमारी ये नौकरी वो नौकरी, ये करते हैं वो करते हैं, यही सारी चीज़ें आप बताना शुरू कर देते हैं। तो नौकरी देने वाले को इससे कुछ भी मतलब नहीं होता कि आपके घर में कितने फैमिली मेम्बर हैं और वो क्या हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जब कहते हैं कि आप अपने बारे में बताइए तो अपने बारे का मतलब हो जाता है कि अपने माता पिता भाई बहन, और अगर एक आध दो लोग थोड़ा अच्छे सर्विस पे हैं तो उनके बारे में ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताना, यही सब शुरू कर देते हैं। ये सब बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। अगर कोई कहता है कि एक्सप्लेन योरसेल्फ, अपने को बताएं, तो यहाँ पर अपने का बताने का मतलब है कि आप अपना नाम बताइए, एज बताइए और उसके बाद अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन बताइए और ये सब बताइए कि आपने हाई स्कूल कहाँ से किया, इंटरमीडिएट कहाँ से किया, ग्रेजुएशन किस कॉलेज से किया। और ये सब बताने के बाद थोड़ा बहुत अपने हॉबी के बारे में आप बता सकते हो कि हमें पढ़ने का शौक़ है या खेल में इस खेल के बारे में आप शौक़ रखते हो। तो लेकिन हॉबी भी आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, थोड़ा बहुत ही उसको हॉबी के बारे में बताना होता है। तो एक्सप्लेन योरसेल्फ का मतलब हो गया अपने एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में हाईलाइट करना, न कि अपने पारिवारिक बैकग्राउंड को बताना, जो ज़्यादातर लोग गलती कर देते हैं। इंटरव्यू में जैसे ही आप फेस करने के लिए दरवाजे से इंटर करते हैं, आप जो चेयरपर्सन होगा उसकी तरफ देख करके अभिवादन करिए। फिर उसके बाद अन्य जो मेंबर्स हैं उनके तरफ रुक करके आप विश कर सकते हैं।
और उसके उनसे अनुमति लेकर ही फिर चेयर पर आप बैठिए। बैठते समय भी आपका भाव संयम होना चाहिए, शांत दिखने चाहिए, आपके अंदर व्याकुलता नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें वो सब नोटिस करते रहते हैं कि कौन आदमी कितना संयत शांत ढंग से बैठा है। शांति से अगर आप एकाग्रचित होकर बैठे हैं तो ये दिखाता है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी ज़्यादा है और निगेटिविटी न के बराबर है। यानी ये शो करता है कि आप पूर्णतः तैयार हैं और इस नौकरी के लिए फिट हैं। हड़बड़ी में अगर होंगे तो लग जाएगा कि आपकी तैयारी सही नहीं है, आप बहुत ज़्यादा अपने बारे में एकाग्रचित नहीं हैं। अगर इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आप मिल जाते हैं प्राय जिनका जवाब आपको नहीं पता होता है और संभवतः इंटरव्यू लेने वाला भी जानता है कि ये जवाब नहीं दे पाएगा उनका, जान करके ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं रैपिड फायर में, तो वो जो क्वेश्चन होता है वो आपकी ऑनेस्टी चेक करने के लिए होती है कि देखें कि न आने के बाद भी, उसके बारे में आपको न पता होने के बाद भी क्या ये ऑनेस्टली उसको स्वीकार करके ये कह सकता है कि नहीं कह सकता। सिक्योरिटी की बात है कि क्या आप स्वीकार कर सकते हो ईमानदारी से कि हमको ये क्वेश्चन नहीं, इसका जवाब नहीं आता, या आप आधा अधूरा दाएं बाएं की जवाब देना शुरू करते हो। तो अगर आप टहलाने की कोशिश करेंगे तो वो पता चल जाएगा कि ये आदमी टालू स्वभाव का है, गलत जानकारियाँ भी दे सकता है, मिसलीडिंग कर सकता है। तो ऐसा किसी हाल में नहीं करना चाहिए। यदि आपको किसी क्वेश्चन का उत्तर नहीं मालूम है तो बड़े ईमानदारी से और संयत तरीके से आप उनको कहें कि सर इस क्वेश्चन का जवाब हमको नहीं मालूम है। तो वो आपकी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देगी, बल्कि आपकी ईमानदारी को दिखाएगी। इसलिए आप तुरंत उसको ईमानदारी से स्वीकार करें। एक चीज़ का ध्यान दें, जैसे ही इंटरव्यू में बोर्ड में शामिल कोई भी मेंबर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो भले आपको बड़ी अच्छी तरीके से उसका उत्तर मालूम हो, अकुलाहट नहीं दिखाना चाहिए कि क्वेश्चन ख़त्म नहीं किया कि आपने उत्तर देना शुरू कर दिया। ये वहाँ पे नहीं दिखाना है, अपने पांडित्य को नहीं दिखाना है। ये किसी हाल में नहीं लगना चाहिए इंटरव्यू बोर्ड वाले को कि ये हमको सुपरसीड करना चाहता है। पहले आप प्रश्न को ध्यान से सुने, उनका क्वेश्चन ख़त्म हो जाए तो 2-4 सेकंड रुक करके ही उत्तर दें, तुरंत उत्तर नहीं देना चाहिए। 2 फायदे हैं। एक तो इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर को ये नहीं लगता कि आदमी जो है अपने को एक्स्ट्रा दिखाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरे जल्दबाजी में कभी कभी आप भी गलत फैसला लेके उत्तर भी गलत डायरेक्शन में देते हो, वो भी संभावना ख़त्म हो सकती है। इसलिए जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो थोड़ा सा रुक के समझ के फिर उसका जवाब दीजिए। जवाब देते समय अपने बॉडी लैंग्वेज और अपने वॉइस टोन पर विशेष ध्यान दें कि आपका आवाज़, प्रश्न देने की जो आवाज़ की जो टोन है, पिच है, वो बहुत हाई न हो और बहुत लो भी न हो। इतना धीमे भी न बोलें कि वो सुन ही न पाए, और इतना कर्कश भी न बोलें कि गलती प्रभाव पड़ जाए। तो वो बैलेंस टोन होना चाहिए, बैलेंस पिच होनी चाहिए वो। और आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है एकदम शांत होना चाहिए। आपके हाथों की मुद्रा, आपके इधर उधर ताकने की मुद्रा, कुछ लोग नाखून चबाते हैं, कुछ लोग अंगूठा पैर हिलाते हैं, ये सब चीज़ अवॉइड करना चाहिए इंटरव्यू बोर्ड में। अगर ऐसा कुछ आप हरकत करते हैं तो वो आपके दिखाता है कि आपके आत्मविश्वास में कहीं न कहीं कमी है। तो ये सब चीज़ें आपको कंट्रोल में करनी चाहिए। कभी कभी एक आध बार इंटरव्यू में शामिल जो लोग हैं आपकी धैर्य की भी परीक्षा लेना चाहते हैं। उसके लिए होता क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आपने उसका उत्तर दिया, उत्तर आपका सही है, फिर भी उन्होंने कह दिया नहीं नहीं आप गलत जवाब दे रहे हैं। अब उनके ये कहते हैं कि गलत जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग तैस में आ जाते हैं कि नहीं साहब आप कैसे कह रहे हो कि हम गलत दे रहे हैं, मैं एकदम श्योर हूँ, मैंने ये किताब पढ़ा, वो पढ़ा, इतना जगह से पढ़ा, ये एकदम सही है, उसमें ये लिखा है, वहाँ पे ये लिखा है।
तो वो ये देखना चाहते हैं कि क्या आप दूसरे की बातों को तवज्जो देते हैं या दूसरे की बातों को बिना तवज्जो दिए केवल अपने तर्क की कसौटी पर ही बात को सिद्ध करना चाहते हैं। तो वहाँ भी आपको बड़ा, अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो आपका बड़ा बैलेंस अप्रोच होना चाहिए और बड़ी शालीनता से कह देना चाहिए कि सर ठीक है, हमने यही पढ़ा था, इस किताब में हमने इसको पढ़ा था और मैंने इसको ऐसे ही समझा था। हो सकता है सर ऐसा, लेकिन मैंने इसको अभी तक इसी रूप में लिया था, ऐसे ही पढ़ के उसको ऐसे ही समझा था, इसलिए मैंने इसको उत्तर दिया। इसको ईमानदारी से ऐसे कहना चाहिए, न कि लड़ जाना चाहिए अपने उत्तर को सिद्ध करने के लिए। हम सही कह रहे हैं, तुम गलत कह रहे हो, वहाँ पे लड़ाई झगड़े वाली नौबत और इस तरीके से ही बढ़ती है। कई बार मैं अपने कई दोस्तों को जानता हूँ जो इंटरव्यू में पता चला इंटरव्यू देने गए थे, वहाँ से पूरी लड़ाई झगड़ा करके ही इंटरव्यू बोर्ड से बाहर निकले। तो मान के चलिए अगर ऐसा करते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इसका उत्तर आप खुद ही जानते हैं। इसलिए ऐसी किसी भी संभावना न आए, इसको लिए आप मानसिक पहले से प्रिपेयर होने चाहिए। सारे क्वेश्चन जब हो जाएं तो इंटरव्यू के बाद आप जितने भी बोर्ड के मेंबर हैं सबके प्रति कृतज्ञता जरूर व्यक्त करें। इसलिए कृतज्ञता में केवल आप इतना भी कर सकते हो कि सर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको इंटरव्यू के लिए हमें मौका दिया और मुझे अपनी बातों को रखने का आपने मौका दिया, और इसलिए इसके लिए मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूँ। तो ये कृतज्ञता की बातें अगर आप वहाँ पे शालीनता से कहते हैं तो इंटरव्यू बोर्ड वाले उससे इम्प्रेस हो सकते हैं। उन्हें लग सकता है कि नहीं, ये व्यक्ति जो है हमारे जॉब के लिए अधिक सूटेबल है, क्योंकि इसके अंदर सारे गुण होने के साथ साथ शालीनता भी है। तो आप अपनी जो ग्रेटिट्यूड है उसको ग्रेटिट्यूड को इंटरव्यू बोर्ड के सामने आपको प्रकट करना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए कि नहीं ठीक है, मैं सर आपके प्रति आभारी हूँ। ये कहना आवश्यक है, इसको कहना चाहिए। और ये कहने के बाद आखिर में एक आपको काम करना, ये आपको पहले से तैयारी करके चलनी चाहिए। ये मान के चलिए कि किसी भी इंटरव्यू बोर्ड में आप जाते हो इंटरव्यू देने के लिए, तो 5 या 7 मेंबर तक हो सकते हैं इंटरव्यू बोर्ड में। तो अपने रिज्यूम की कम से कम 7 कापी अपने फाइल में अवश्य लेके जाएं, जिसमें आपकी सारी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस हों, और केवल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन न हो, साथ में एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ आपकी हॉबीज़ क्या है, हॉबीज़ के बारे में भी उसमें सब कुछ हो। तो एक अच्छा रिज्यूम कैसे बनाएं, इसको भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, उस पर भी फोकस रहना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड के सामने आपका रिज्यूम भी बड़ा कभी कभी वाइटल रोल रखता है। आप ख़राब अगर बना दिए हैं अपना रिज्यूम उल्टा सीधा, कि कहीं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन दे दिया और जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस देना था वहाँ कुछ और दे दिया, उल्टा सीधा अगर आप बना के ले जाते हो तो उसको देखते ही उनकी मूड पहले ही आपके प्रति ऑफ हो जाएगी। इसलिए आप ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि इंटरव्यू के लिए अगर कहीं से भी आपको मौका मिलता है तो अपनी रिज्यूम एक स्टैंडर्ड वे में बनाना चाहिए। कैसे बनता है, बहुत सारे फॉर्मेट उसके हैं, आप इंटरनेट के माध्यम से उसको देख सकते हो, या अपने किसी सीनियर के माध्यम से थोड़ा सा कंसल्ट कर लेना चाहिए। अपने पर ही पांडित्य और अपने पर ही इतना कॉन्फिडेंस इसको बनाते समय नहीं रखना चाहिए, 2-4 लोगों से कंसल्ट कर लेना चाहिए कि रिज्यूम कैसे बनाएं। तो अच्छा एक रिज्यूम आपके इंटरव्यू को काफ़ी हद तक सकारात्मक मोड़ दे सकता है, पॉजिटिव वे में उसको घुमा सकता है। तो जब इंटरव्यू समाप्त हो जाए तो जितने भी मेंबर हैं उनको अपने रिज्यूम की एक कापी आप रिक्वेस्ट करके कि सर क्या मैं आपको दे सकता हूँ, ये मेरी रिज्यूम है, तो उनको अगर दे देंगे तो दूसरे कैंडिडेट को बुलाने से पहले 2-4-5 मिनट वो भी स्टे करते हैं। इंटरव्यू दे के बाद जैसे ही आप निकलते हो, आपके बारे में आपके जितने भी आपने उत्तर दिए, जवाब दिए हैं, उस पर उन लोगों के बीच में एक छोटा सा शार्ट डिस्कशन होता है कि क्या ये कैंडिडेट इस जॉब के लिए सुटेबल था कि नहीं था। उस पर वो आपस में रायशुमारी करते हैं, उस आधार पर अंक देते हैं। तो अगर आपने रिज्यूम उनको दे दिया है तो हो सकता है कुछ आपके बारे में
वो जानकारियाँ लेना चाह रहे हों, मिस कर गए हों, न क्वेश्चन पूछे हों, तो वो सब चीज़ें अगर हाईलाइट है आपके रिज्यूम में तो उसको देख करके उसकी जानकारियाँ इकट्ठा कर सकते हैं और आपके लिए जो मार्किंग होता है वो अच्छी मार्किंग कर सकते हैं। आपके लिए फ़ायदेमंद ये फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसलिए इंटरव्यू में जाने से पहले अपने रिज्यूम की 6, 7, 8 कापियाँ अपने पास रखे रहना चाहिए फाइल में। उसके बाद क्या है, अब तो इंटरव्यू आपने दे लिया, लेकिन इंटरव्यू जब दें तो ये पूरा ध्यान दें कि आप पूरे इंटरव्यू के सिचुएशन के दौरान कभी कभी बड़ा फटाफट रैपिड फायर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी कुछ लोग साइकोलॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभी कुछ लोग बड़े आसान क्वेश्चन पूछते हैं। और जब रैपिड फायर होता है तो रैपिड फायर का मतलब एक ने क्वेश्चन पूछा, आपने जवाब दिया नहीं, तब तक दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने, चारों तरफ से क्वेश्चनों की बौछार 1-2 मिनट के लिए लगाई जाती है। तो वो इसलिए करते हैं कि देखते हैं कि आप कितना अपने को बैलेंस कर पाते हो ऐसे सिचुएशन में, प्रेशर के सिचुएशन में आप प्रेशर सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। ये सारी चीज़ें मिल करके फिर वो आपके पर्सनैलिटी के बारे में कैलकुलेट करते हैं कि आप कितना बैलेंस हो। तो वहाँ पर आपकी कितनी धैर्य है उसकी परीक्षा होगी, आपकी कितनी चातुर्य है आपके अंदर, जवाब देने की कला क्या है, प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करने की आपके अंदर कितनी आर्ट है, और आप उस इंस्टीट्यूट के बारे में, उस नौकरी के बारे में जिसकी जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने गए हैं उसके बारे में कितना जानकारी रखते हो। यदि ये सब चीज़ें आप पहले से बढ़िया से तैयारी करके जाएंगे तो निश्चित ही आप इंटरव्यू बोर्ड में शामिल सारे सदस्यों को आप अच्छे से इम्प्रेस कर पाएंगे और आपका इंटरव्यू भी अच्छा होगा, और इंटरव्यू अच्छा होगा तो आपका रिजल्ट भी निश्चित ही पॉजिटिव होगा। अब कुछ चीज़ें और भी आपको जानना आवश्यक है कि कुछ लोगों को आपने सुना होगा कि 6-6, 7-7, 8-8 इंटरव्यू दे आए लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। हालांकि उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा है, उनकी तैयारी का लेवल बहुत अच्छा है, फिर भी वो सेलेक्ट फाइनली नहीं हो पाते। तो इंटरव्यू के स्तर पर पहुंच के फिसल जाने के कारण क्या है? 10 उसके जो प्रमुख बिंदु कि इंटरव्यू के बाद भी आप हायर नहीं हो पा रहे, नौकरी में फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हो, तो जो उसके 10 प्रमुख बिंदु हैं वो आप देख लीजिए। नंबर फर्स्ट है पुअर पर्सनल अपीयरेंस। अगर आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने लंबे लंबे दाढ़ी रखे, बेतरतीब बाल संभाले, उल्टा सीधा ड्रेस कपड़ा पहने हुए पहुंच जाते हैं तो ये समझ लीजिए आपके लिए निगेटिव इम्पैक्ट है। तो आपका पर्सनल जो अपीयरेंस है, चलने का ढंग, बोलने का ढंग, ड्रेसिंग सेंस, ये सब बड़ा मायने रखता है। हो सकता है बाकी आपकी सब क्वालिफिकेशन सही हो, लेकिन इससे आप मात खा जा रहे हो, उसको लग जाए कि अरे ये आदमी बड़ा लेजी टाइप का है, क्योंकि वो परसेप्शन आपके इंटरव्यू से ही और हर चीज़ें से निकालते हैं, पहले से कोई धारणा नहीं बनाते हो। आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको देख कर के ही वो फिर वो उसकी फाइनल किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। इसलिए आपको हर छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है। आपका पर्सनल अपीयरेंस बढ़िया होना चाहिए। दूसरा है आप बड़ा क्लियरली जवाब नहीं दे पा रहे। कई लोग जवाब देते समय हकलाने लगते हैं, नॉर्मली नहीं हकलाते, लेकिन इंटरव्यू बोर्ड के सामने बोलने में, बात को रखने में हिचक आ जाती है, वाक्य को साफ नहीं कर पाते। इंग्लिश में अगर बोल रहे हैं तो हो सकता है आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक आप कर रहे हैं। तो अगर आपका कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है तो आप इंटरव्यू बोर्ड को इम्प्रेस नहीं कर पाएंगे। भले आपको बहुत कुछ जानकारियाँ हैं, बहुत कुछ आपको आता जाता है, लेकिन अगर आप उसको एक्सप्रेस सही ढंग से नहीं कर पाएंगे तो आप फाइनली आपका इंटरव्यू का जो रिजल्ट होगा अच्छा नहीं होगा। लैक ऑफ प्लानिंग फॉर द कैरियर, नो पर्पज और गोल्स। अगर आपको पहले से ये तय ही नहीं हो कि आप किस नौकरी के, जिस पद के लिए आप इंटरव्यू देने आए हो या जिस चीज़ के लिए भी इंटरव्यू देने गए हो, उसके बारे में अगर पहले से आप जानकारी कुछ नहीं रखे जाते हैं तो निश्चित ही उसके बारे में पूछेगा तो आप कुछ बता भी नहीं पाओगे। तो जितने क्वेश्चन का जवाब आप नहीं देते हो वो सब नेगेटिव में ही जाता है।
कॉन्फिडेंस का लेवल आपका इंटरव्यू के दौरान कितना है, आप धैर्य से सबके क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं उसको सुनते हो, या आधा अधूरा क्वेश्चन सुनने के बाद ही आप फटाफट उत्तर देने की आपके अंदर हड़बड़ाहट है। ये सब चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं। कंडेमिंग पास्ट एम्प्लॉयर्स, आप अगर संभव है कि आप किसी एक जगह नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गए हैं, उससे पहले भी कहीं नौकरी कर चुके हो, और आपसे इंटरव्यू वाले ने पूछ दिया कि भाई ठीक है आप वहाँ काम कर रहे थे और क्यों छोड़ के यहाँ चले आए, यहाँ क्यों करना चाह रहे हैं। ये जनरल सा क्वेश्चन है, पूछते हैं। अगर आपने कहीं पे पहले जॉब किया है और नई जॉब के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं और एम्प्लॉयर को मालूम पड़े कि भाई ठीक है वो वहाँ पर नौकरी कर रहा था, मेरे लिए आया, तो एक तो आपके एक्सपीरियंस का लाभ भी वो ले सकता है, उसके लिए पॉजिटिव है। लेकिन उसको जानने से पहले एम्प्लॉयर ये ज़रूर जानना चाहेगा कि क्या कारण था कि आप वहाँ की नौकरी छोड़ रहे हैं, यहाँ की नौकरी आप अपनाना चाह रहे हैं। जनरली क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन के उत्तर में सोचते हैं कि हमारा मालिक के सामने बैठा है तो दूसरे वाले मालिक को भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। अरे वहाँ तो साहब कुछ नहीं देते और इस तरह से प्रताड़ित करते हैं, वो प्रताड़ित करते हैं, आपके यहाँ तो बड़ा अच्छा है, उनके यहाँ ऐसे कमी है, ये कमी। तो वो कभी भी जो एम्प्लॉयर है ये नहीं सुनना चाहता कि आप किसी और को भला बुरा कहें, क्योंकि आज इसको भला बुरा कर रहे हो, कल आपको अपॉर्चुनिटी कहीं इनसे बढ़िया मिलेगा तो आप इनको भी भला बुरा ही कहोगे, तो आपके बारे में ये परसेप्शन बन सकता है। इसलिए कभी भी पुराने एम्प्लॉयर के प्रति आपको कोई विद्वेष वाली बातें, भले हो भी आपके साथ घटना, वहाँ पे कोई ऐसा दुर्व्यवहार हुआ भी हो, तो उसका यहाँ पे जिक्र नहीं करना चाहिए, बल्कि बड़ी शालीनता से आपको ये उत्तर देना चाहिए कि सर वहाँ पे जॉब के एक्सटेंशन का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था, आपके यहाँ आपका बड़ा इंस्टीट्यूट है, आपके यहाँ हमको अपनी पोटेंशियल दिखाने की ज़्यादा क्षमता मिलेगी, आपके यहाँ मुझको ज़्यादा प्रमोशन का चांस है, ज़्यादा सैलरी अच्छी है, ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं। पॉजिटिव चीज़ें तो बताइए, बेशक बताइए, लेकिन कभी भी पिछले एम्प्लॉयर की उनकी गलतियों को और उनकी कमियों के बारे में भला बुरा नहीं कहना चाहिए, इससे बचना चाहिए। अगला है कि आप इंटरव्यू के दौरान क्या एम्प्लॉयर की आँख में आँख डाल के जवाब दे पा रहे हो, नज़रें मिला के जवाब दे पा रहे हो, या नज़रें चुरा के जवाब दे रहे हो। तो नज़रें चुरा के जवाब देने का मतलब है दैट विल शोज द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, वो आपके आत्मविश्वास की कमी को दिखाता है। तो आप अगर इंटरव्यू देने गए हैं तो आई कांटेक्ट इंटरव्यूअर के साथ आपका बना रहना चाहिए। अगर वहाँ पे आप आई कांटेक्ट आपका नहीं बन पा रहा है तो वो समझ जाता है कि भाई ये जो आदमी है इसका आत्मविश्वास का जो लेवल है वो अच्छा नहीं है। तो अगर इसका आपके बारे में ऐसा वो समझता है तो फिर आपको चांस दे, इसमें दिक्कत हो सकती है। इंटरव्यू में जब भी आपको बुलाया जाए, कॉल कर दिया कि ठीक है नेक्स्ट को बुलाइए, पता चला आपको कॉल कर दिया गया, उसके बाद आप अपने बैग और झोला जितने भी कागज़ सामान है सब समेटना शुरू कर दिए कि अभी चलते हैं, अभी चलते हैं, अभी चलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पूरे रेडी होने चाहिए, जितने समय पर आपको बुलाया जाए ठीक उसी समय पर आप वहाँ पर पहुँचें। देरी करेंगे तो वो आपके लिए समझ लीजिए नेगेटिव मार्किंग का काम करेगी। और इंटरव्यू समाप्त होने के बाद क्या आपने बोर्ड के सभी मेंबर्स को थैंक्स कहा कि नहीं कहा। मैंने बताया था कि इंटरव्यू समाप्त होने पर सारे जो बोर्ड के मेंबर हैं उनके प्रति कृतज्ञता ज़रूर व्यक्त करना चाहिए कि सर थैंक्स टू कॉल में या टू गिव मी अपॉर्चुनिटी फॉर द इंटरव्यू। इस तरह से आप 2 शब्द उनको कह सकते हैं कि सर आपने हमको इंटरव्यू के लिए बुलाया, इसके लिए मैं आपके आभारी हूँ। तो अगर ऐसा नहीं कहते हैं तो वो भी एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है, इसको भी आपको दूर करना चाहिए, इस कमी पर भी ध्यान देना चाहिए। दूसरा है, लास्ट पॉइंट है, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द बिजनेस ऑफ द पोजीशन। आपको जिस जॉब के लिए गए हैं उसके बारे में अगर पूरी अच्छी तरीके से जानकारी नहीं है, जिस पद के लिए आप आवेदन किए हैं, जिस पद पे आपकी नियुक्ति होने वाली है, उसके क्या क्या काम है, क्या क्या कार्यक्षेत्र है,
अगर उसके बारे में आपको पूरी जानकारियाँ अच्छी से नहीं हैं तो आप उस नौकरी के लिए सुटेबल नहीं माने जाएंगे। ऐसी स्थिति में वो आपको अपॉर्चुनिटी निश्चित ही नहीं देने वाला है। इसलिए ये सब छोटी छोटी बातें हैं। इन सारी छोटी बातों पर अगर आप गौर करते हैं, ध्यान देते हैं, तो आपका इंटरव्यू निश्चित ही बढ़िया होगा। तो इंटरव्यू में जाने से पहले आपको क्या तैयारी करनी है उसको मैंने आपको बताया। इंटरव्यू देने के दौरान आपको क्या सावधानियां रखनी है वो मैंने बताया। और इंटरव्यू के बाद वो कौन से पॉइंट्स हैं जो डिसाइड करता है कि आप पास होंगे कि फेल होंगे, जो फेल्योर के जो कंडीशन है उसको भी मैंने आज के लेक्चर में आपके सामने डिस्कस किया है। तो आज का जो लेक्चर है मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। आप लोगों को यदि कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है तो अपने माइक को अनम्यूट करके क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।